Hello, this is Homo Mind. Let's learn together about Ignacia. सबको प्यार की तलाश होती है। हम अक्सर प्यार में अपनी जर्नी की शुरुआत एक खूबसूरत और बड़े वादे के साथ करते हैं। यह एक वादा है जो शांत पलों में हमसे फुसफुसाता है। हमें बताता है कि आखिरकार हमें वह एक व्यक्ति मिल गया है जो हमें पूरी तरह से समझता है। हमारा मानना है कि यह व्यक्ति उस गहरे अकेलेपन को दूर कर देगा जिसे हम इतने लंबे समय से अपने साथ लिए हुए हैं। प्यार जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का अंतिम जवाब लगता है। यह एंडलेस साथ, परफेक्ट हमदर्दी और ठंडी और उदासीन दुनिया से एक सेफ हार्बर का वादा करता है। हम प्यार में यह उम्मीद करके नहीं आते कि यह कोई छोटी या सिंपल चीज होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह सब कुछ होगा। इसीलिए जब इसकी कमी महसूस होती है तो यह एक बड़ी कैटास्ट्रोफी, एक गहरा और पर्सनल फेलियर लगता है। यह उम्मीद हमारी गलती नहीं है, यह हमारे कल्चर के ताने बाने में बुना हुआ है। गानों, फिल्मों और नॉवेल्स के जरिए जो प्यार को इंसान के जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। हमें छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि सोलमेट ढूंढना लास्टिंग हैप्पीनेस की कुंजी है। तो जब हमें कोई ऐसा मिलता है जो इस आइडियल पर फिट बैठता है तो हम अपनी सारी उम्मीदें उन पर लगा देते हैं। हम उन पर अपनी कंप्लीशन और मीनिंग की सारी इच्छाओं को प्रोजेक्ट करते हैं। हम सिर्फ उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, हम इस विचार से प्यार करते हैं कि प्यार हमारे लिए क्या कर सकता है। यह हमें कमजोर बनाता है क्योंकि हम सिर्फ अपने दिल को ही नहीं बल्कि अपने खुशहाल भविष्य के पूरे विजन को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। एक दिन हम एक निश्चित ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। अगले ही दिन हम किसी से मिलते हैं और हमारी दुनिया सबसे शानदार तरीके से उलट-पुलट हो जाती है। अचानक एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज हमारा दिन बना सकता है और उनकी मुस्कान का ख्याल हमें रात में गर्म रख सकता है। हम पहले से कहीं ज्यादा जिंदा, ज्यादा वाइब्रेंट और दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। यह शुरुआती प्यार का इंटॉक्सिकेटिंग जादू है, एक ऐसी शक्तिशाली भावना कि हम आसानी से भूल जाते हैं कि इसके आने से पहले हम कौन थे। हम खुशी खुशी अपने पुराने सेल्व्स को इस नई और रोमांचक रियलिटी के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस बड़े वादे में एक छिपा हुआ खतरा है। जब हम अपनी पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में रख देते हैं तो हम उन्हें अपनी इमोशनल वेलबींग पर एक बहुत बड़ी शक्ति दे देते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हमारी वैल्यू और हमारी आइडेंटिटी उनके हमारे प्रति स्नेह से बंधी है। अगर वे हमसे प्यार करते हैं तो हम योग्य और पूरे महसूस करते हैं। लेकिन अगर वह प्यार फीका पड़ जाता है तो हमें सब कुछ पर सवाल उठाना पड़ता है। वही प्यार जिसने हमें पूरा महसूस कराया था अब हमें हजारों टुकड़ों में तोड़ने की धमकी देता है। वह खूबसूरत वादा जिसने हमें इतना ऊपर उठाया था वह सबसे गहरे और दर्दनाक पतन का कारण भी बन सकता है, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमने इस पर इतनी पूरी तरह से विश्वास कैसे कर लिया। हम में से कुछ लोग ऐसे दिल के साथ पैदा होते हैं जो दूसरों से ज्यादा गहरा महसूस करता है। हम ऐसे लोगों को रोमांटिक आइडियलिस्ट कह सकते हैं। उनके लिए प्यार सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह उनके यूनिवर्स का सेंटर है, वह सूरज जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। वे प्यार के पास सावधानी या शक के साथ नहीं जाते हैं, इसके बजाय वे खुली बाहों से उसके पास दौड़ते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये कमजोरी नहीं है बल्कि एक तरह की बहादुरी है, एक सच्ची और गहरी कनेक्शन खोजने की उम्मीद में पूरी तरह से कमजोर होने की इच्छा। आइडियलिस्ट प्यार की पवित्रता में विश्वास करता है, उसकी बदलने और सभी जख्मों को भरने की शक्ति में। रोमांटिक आइडियलिस्ट के लिए एक नया लव अफेयर एक एपिक कहानी की शुरुआत जैसा होता है जिसमें वे मुख्य कैरेक्टर होते हैं। हर शेयर की हुई नजर, हर फुसफुसाया हुआ राज और हर कोमल स्पर्श में बहुत ज्यादा महत्व होता है। वे हर जगह संकेत और प्रतीक देखते हैं, यह पुष्टि करते हुए कि यह प्यार किस्मत में था। उनकी कल्पना अथक रूप से काम करती है, एक ऐसे भविष्य को चित्रित करती है जो साझा सपनों और सही तालमेल से भरपूर है। वे सिर्फ सामने वाले इंसान से प्यार नहीं करते, वे उस जिंदगी की खूबसूरत संभावना से प्यार करते हैं जिसे वे एक साथ बनाएंगे। यह उनके प्यार के अनुभव को अविश्वसनीय रूप से रिच और वाइब्रेंट बनाता है।
लेकिन यह उन्हें एक खास तरह की दर्दनाक निराशा के लिए भी तैयार करता है। प्यार करने का यह गहरा तरीका इंसान की अपनी पहचान को बदल सकता है। रोमांटिक आइडियलिस्ट खुद को अपने लवर की आंखों से देखना शुरू कर देता है। उनके पार्टनर की मंजूरी वह आईना बन जाती है जिसमें वे अपनी कीमत देखते हैं। वे अपने शौक, अपने दोस्तों या यहाँ तक कि अपनी पर्सनल स्टाइल को भी उस व्यक्ति के साथ ज्यादा मेल खाने के लिए बदल सकते हैं जिसे वे बहुत चाहते हैं। वे कोई और बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे रिश्ते के लिए खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पहचान कपल की पहचान के साथ इतनी घुल मिल जाती है कि वे अब आसानी से यह नहीं बता सकते कि वे कहाँ खत्म होते हैं और उनका पार्टनर कहाँ शुरू होता है। खतरा बेशक तब होता है जब कहानी प्लान के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि आइडियलिस्ट ने खुद का इतना कुछ रिश्ते में लगाया है। उसकी विफलता उनकी पहचान का पूरी तरह से ढहना जैसा लगता है। ये सिर्फ एक पार्टनर का खोना नहीं है, ये एक भविष्य का खोना है, एक सपने का खोना है और सबसे दर्दनाक बात उस व्यक्ति का खोना है जो वे बन गए थे। वे अपनी सावधानी से बनाई गई दुनिया के खंडहरों में खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि वे उस प्यार के बिना कौन हैं जिसने उन्हें परिभाषित किया था। वह दिल जो कभी इतना खुला और उम्मीद से भरा था, अब खाली और टूटा हुआ महसूस होता है। एक ऐसी दुनिया में खो गया है जिसने अचानक अपने सभी रंग और अर्थ खो दिए हैं। चलिए एक औरत कल्पना करते हैं जिसका नाम इग्नाटिया है। वह एक लाइब्रेरियन है, एक ऐसी इंसान जिसने हमेशा असली जिंदगी की उलझनों से ज्यादा किताबों में बताई गई दुनिया में सुकून पाया। कहानियों में प्यार हमेशा साफ, शक्तिशाली और बदलाव लाने वाला होता था। वह इस साहित्यिक आदर्श को अपने साथ लिए हुए थी, एक ऐसे प्यार का इंतजार कर रही थी जो उतना ही शानदार लगे जितना उसने किताबों में पढ़ा था। जब वह लियो से मिली, एक करिश्माई म्यूजिशियन, तो ऐसा लगा जैसे कोई किरदार सीधे किसी नॉवेल से निकलकर उसकी जिंदगी में आ गया हो। वह जुनूनी था, थोड़ा मनमौजी भी, और उसने उसमें एक ऐसी गहराई देखी थी जो किसी और ने कभी नहीं देखी थी। पहली बार इग्नाटिया को लगा कि वह अपनी कहानी की हीरोइन है। लियो अस्टॉनिशिंग स्पीड से इग्नाटिया की दुनिया का सेंटर बन गया। उसकी शांत व्यवस्थित जिंदगी अचानक देर रात के कॉन्सर्ट्स, स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप्स और सुबह तक चलने वाली लंबी बातों से भर गई थी। उसने अपने दिनों को डीवी डेसिमल सिस्टम से नहीं बल्कि लियो के साथ बिताए पलों से मापना शुरू कर दिया था। उसने ज्यादा ब्राइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया, उसके पसंदीदा बैंड सुनना शुरू कर दिया और आर्ट और जिंदगी के बारे में बात करने का उसका जुनूनी तरीका अपना लिया। उसके दोस्तों ने बदलाव देखा, कहने लगे कि वह पहले से ज्यादा खुश और जिंदा दिल लग रही थी। इग्नाटिया को लगा कि वह खुद को खो नहीं रही थी बल्कि अपनी असली पहचान पा रही थी, एक ऐसी पहचान जो सुप्त थी और लियो के उसे जगाने का इंतजार कर रही थी। उनका प्यार कुछ समय के लिए एक खूबसूरत और तेज लौ था। इग्नाटिया ने अपनी सारी एनर्जी इसमें डाल दी, ये मानते हुए कि उनका कनेक्शन यूनिक और अनब्रेकेबल था। उसने अपने भविष्य को एक सर्टेनिटी के रूप में देखा, एक मास्टरपीस जिसे वे मिलकर लिख रहे थे। जब लियो ने अपना म्यूजिक करियर आगे बढ़ाने के लिए दूसरे शहर जाने की बात की, तो उसने तुरंत वहां लाइब्रेरियन की नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार भी यह सवाल नहीं किया कि क्या वह उसके साथ जाएगी। उसकी पहचान अब सिर्फ इग्नाटिया लाइब्रेरियन नहीं थी, वह इग्नाटिया लियो की पार्टनर थी और यह नया टाइटल किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी और असली लगता था। उसने अपनी पूरी सेल्फ वर्थ और खुशी को अपनी लव स्टोरी के जारी रहने से जोड़ दिया था। अंत अचानक आया, जैसा कि अक्सर असली जिंदगी में होता है, नॉवेल्स की तरह नहीं। लियो ने उससे कहा कि उसे आजाद रहना है, कि वह उनके कनेक्शन की इंटेंसिटी से घुटन महसूस कर रहा था। उसके लिए यह एक चैप्टर का खत्म होना था, इग्नाटिया के लिए यह पूरी किताब का अंत था। वह इंसान जो वह बन गई थी उसके बिना अब कोई मतलब नहीं रखता था। ब्राइट कपड़े कॉस्ट्यूम जैसे लगते थे, म्यूजिक सुनना दर्दनाक था और उसकी अपनी इमेज किसी अजनबी जैसी लगती थी। वह सिर्फ लियो के खोने का ही मातम नहीं मना रही थी, वह उस जिंदा दिल उम्मीद भरी औरत के खोने का मातम मना रही थी जो वह उसके साथ बनी थी। इग्नाटिया अकेली रह गई थी, एक ऐसी जिंदगी के खंडहरों से घिरी हुई जिसे उसने दो के लिए बनाया था। टूटे हुए दिल का दर्द केवल उदासी नहीं है, ये एक गहरा और चौंकाने वाला अनुभव है जो एक फिजिकल चोट जैसा लग सकता है।
इग्नाटिया जैसी किसी के लिए वह दुनिया जिसे वह कभी जानती थी गायब हो गई है। फ्यूचर जो कभी उसके सामने एक उज्जवल और आकर्षक रास्ते के रूप में फैला हुआ था, अब एक विशाल खाली जगह जैसा लगता है। हर सुबह वह अपने सीने में एक भारीपन के साथ उठती है, एक हल्का दर्द जो उसे इस बात की लगातार याद दिलाता है कि उसने क्या खोया है। शुरुआती शौक एक ऐसे दुख की लहर में बदल जाता है जो उसके डेली लाइफ के हर पहलू को रंग देता है। सबसे आसान काम जैसे कॉफी बनाना या कपड़े पहनना के लिए बहुत एफर्ट लगता है। लॉस का यह अनुभव अक्सर गहरे कंफ्यूजन और अविश्वास के साथ आता है। मन बार बार यादों को दोहराता है, सुराग ढूंढता है, उस सटीक पल को ढूंढता है जब चीजें गलत होने लगी थीं। इग्नाटिया खुद को लियो के साथ अपनी आखिरी बातचीत का ऑब्सेसिवली एनालिसिस करते हुए पा सकती है, ये सोचकर कि क्या एक अलग शब्द या एक अलग एक्शन रिजल्ट को बदल सकता था। ये मेंटल लूप थका देने वाला है, सेल्फ टॉर्चर का एक रूप है जो कोई जवाब नहीं देता, केवल और सवाल देता है। ये एक ऐसी सिचुएशन पर कंट्रोल वापस पाने की दिमाग की कोशिश है जो पूरी तरह से गड़बड़ और बेतुकी लगती है। एक इमोशनल कैटास्ट्रोफी का एक लॉजिकल रीजन ढूंढना। दिल टूटने से सेल्फ एस्टीम को भी बहुत नुकसान होता है। जब कोई जिसे हम प्यार करते हैं वह हमें छोड़ देता है तो रिजेक्शन को अपनी वैल्यू पर एक जजमेंट के रूप में इंटरनलाइज करना आसान होता है। इग्नाटिया यह मानने लग सकती है कि वह इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल नहीं है या बस लवेबल नहीं है। वह शीशे में देखती है और केवल अपनी खामियां देखती है, वही खामियां जो उसे लगता है कि लियो को दूर ले गई। बेकार होने की यह फीलिंग ब्रेकअप के सबसे डैमेजिंग एस्पेक्ट्स में से एक हो सकती है, क्योंकि यह हमें दूसरों से अलग कर देती है और यह मानना मुश्किल बना देती है कि हम कभी फिर से खुश या प्यार किए जा सकते हैं। ये एक अकेला और अंधेरा स्थान है। इसके अलावा बाहरी दुनिया एलियन और क्रूर लग सकती है। दूसरे हैप्पी कपल्स को देखकर एक पर्सनल इंसल्ट जैसा लग सकता है, आपको चुराई गई खुशी की याद दिलाता है। रेडियो पर एक लव सॉन्ग जो कभी खुशी का सोर्स था अब आंसू लाता है। दोस्त जो अच्छी सलाह देते हैं जैसे कि समुद्र में और भी मछलियां हैं, ऐसा लग सकता है जैसे वे एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपके दर्द की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। टूटे हुए दिल वाले व्यक्ति के लिए ऐसा लगता है जैसे वे कांच की एक मोटी दीवार के पीछे रह रहे हैं, दुनिया को देख पा रहे हैं लेकिन अब उससे जुड़ने या उसका हिस्सा महसूस करने में सक्षम नहीं है। जब टूटे हुए रिश्ते के दर्द का सामना करना पड़ता है तो लोग बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। किसी भी रिश्ते के टूटने का गम मनाने का कोई एक सही तरीका नहीं होता और हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारी पर्सनालिटी, हमारी परवरिश और जिस कल्चर में हम रहते हैं उससे बनती हैं। कुछ लोग, जिन्हें हम मुखर शोक मनाने वाले कह सकते हैं, अपने दिल के दर्द को दुनिया के सामने खुलकर दिखाते हैं। उन्हें अपनी कहानी शेयर करने, दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट के साथ अपने दर्द को बताकर सुकून मिलता है। उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही ठीक होने का एक जरूरी हिस्सा है। रोना उनके लिए एक तरह से राहत देता है और अपनी उदासी को जोर से बोलने से ये ज्यादा मैनेजेबल लगती है। मुखर शोक मनाने वाले शायद अपनी थॉट्स से जर्नल भर दें, ऐसे लंबे लेटर्स लिखें जो वे कभी भेजते नहीं, या पेंटिंग या म्यूजिक जैसी क्रिएटिव चीजों में सुकून पाएं। वे मानते हैं कि जब दर्द को शेयर किया जाता है तो वह कम हो जाता है। उनके दोस्त जानते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे आधी रात को रोते हुए कॉल करने से डरते नहीं हैं या ब्रेकअप की हर डिटेल को समझने में घंटों बिताते हैं। यह बाहरी एक्सप्रेशन कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये ट्रॉमा को प्रोसेस करने का उनका तरीका है ताकि दुख का जहर अंदर न फैले। वे अपने दुख के साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, खुले तौर पर उससे जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साइलेंट सफरर होते हैं। यह इंसान भी दर्द की उतनी ही गहराई, नुकसान का उतना ही भारी बोझ महसूस करता है, लेकिन वे इसे छिपा कर रखते हैं। बाहर से वे शांत, कंपोज्ड या यहाँ तक कि इंडिफरेंट भी लग सकते हैं। वे काम पर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और यहाँ तक कि दोस्तों के साथ सोशल भी हो सकते हैं, जबकि उनके अंदर दुख का तूफान चलता रहता है। वे शायद यह मानते हैं कि उदासी दिखाना दूसरों के लिए बोझ है या पर्सनल फेलियर की निशानी है। उन्हें शायद यह सिखाया गया हो कि मुश्किल भावनाओं को चुपचाप, गरिमा और ताकत के साथ प्राइवेटली हैंडल करना चाहिए। साइलेंट सफरर का दर्द कम रियल नहीं होता, यह बस इनविजिबल होता है।
वे पूरी रात जागते रह सकते हैं, उनका दिमाग तेजी से चलता रहता है, लेकिन अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बिल्कुल ठीक लगते हैं। वे दिल टूटने के सभी फिजिकल सिम्पटम्स का अनुभव कर सकते हैं, भूख न लगना, थकान, लगातार दर्द, लेकिन वे इसे सिर्फ थकान या बीमार होने के तौर पर ही देखते हैं। दुख को इस तरह अंदर रखना अविश्वसनीय रूप से अकेला कर सकता है। जहां मुखर शोक मनाने वाले ठीक होने के लिए कनेक्शन चाहते हैं, वहीं साइलेंट सफरर अक्सर खुद को अकेला कर लेते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें अकेले ही इस अंधेरे से निपटना होगा। दिल टूटने का उनका सफर अकेला होता है, जो नॉर्मल सी की एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई दीवार के पीछे छिपा होता है। टूटे दिल का एक्सप्रेशन सिर्फ एक मेटाफर नहीं है। गहरे नुकसान का इमोशनल दर्द बहुत रियल और फिजिकल तरीकों से सामने आ सकता है। हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं है, वे आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। जब मन दिल टूटने के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो शरीर भी अक्सर उसके साथ सफर करता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद के हफ्तों और महीनों में एक इंसान फिजिकली बीमार महसूस कर सकता है, जैसे उसे कोई ऐसी फ्लू हो गई हो जो ठीक ही नहीं हो रही। इमोशनल डिस्ट्रेस सीधे फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स में बदल जाता है, जिससे एक एब्स्ट्रैक्ट दुख एक ठोस शारीरिक एक्सपीरियंस में बदल जाता है। सबसे कॉमन फिजिकल सिम्पटम्स में से एक है नॉर्मल शारीरिक रिदम का पूरी तरह से बिगड़ जाना। नींद एक जंग का मैदान बन जाती है। कुछ लोग इंसोम्निया से पीड़ित हो सकते हैं, घंटों जागते रहते हैं क्योंकि उनका मन दर्दनाक यादों को बार बार दोहराता रहता है, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, अपने कॉन्शियस विचारों से बचने के लिए संता की स्थिति में शरण लेते हैं। भूख पूरी तरह से गायब हो सकती है, खाने का स्वाद मिट्टी जैसा लग सकता है और खाने का सिंपल काम भी एक नामुमकिन बोझ जैसा महसूस हो सकता है। इससे काफी वजन कम हो सकता है और लगातार कमजोरी महसूस हो सकती है। दूसरों के लिए इसका उल्टा होता है और वे खाने में सुकून ढूंढ सकते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है और सुस्ती महसूस हो सकती है। दर्द शरीर के खास हिस्सों में भी बस सकता है। दिल टूटने का एक्सपीरियंस करने वाले कई लोग अपनी छाती में एक शाब्दिक शारीरिक दर्द की रिपोर्ट करते हैं, एक भारी दबाव जो ऐसा महसूस होता है जैसे उनका दिल सचमुच निचोड़ा जा रहा हो। इस कंडीशन को, जिसे कभी कभी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, एक रियल मेडिकल फेनोमेनन है, जहां इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस दिल की मसल्स को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकता है। छाती से परे लोगों को लगातार सिर दर्द, पेट की समस्याएं और गहरे थकावट का एक सामान्य एहसास हो सकता है, जिसे कोई भी आराम ठीक नहीं कर सकता। शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है, जिससे वे सर्दी और दूसरी बीमारियों के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। यह फिजिकल गिरावट शरीर की लगातार हाई अलर्ट और स्ट्रेस की स्थिति में रहने की प्रतिक्रिया है। इमोशनल दर्द कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज को ट्रिगर करता है, जो थोड़ी देर के लिए तो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन लंबे समय तक नुकसानदायक होते हैं। फाइट या फ्लाइट की यह लगातार स्थिति शरीर के रिसोर्सेज को खत्म कर देती है, जिससे वह कमजोर और वल्नरेबल हो जाता है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी इमोशनल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। टूटे दिल से ठीक होना सिर्फ हमारी फीलिंग्स को ठीक करना नहीं है, यह हमारे थके हुए शरीर को एक बहुत रियल और फिजिकल इम्तिहान से उबरने के लिए टाइम और केयर देने के बारे में भी है। जब हम रोमांटिक निराशा की गहराई में होते हैं, तो फिर से नॉर्मल महसूस करने का विचार असंभव लगता है। वेल मीनिंग फ्रेंड्स हमें बता सकते हैं कि समय सारे वूंड भर देता है, लेकिन यह फ्रेज खाली और क्रूअल भी लग सकता है जब हर गुजरता दिन दर्द की एक नई लहर लेकर आता है। लॉस के तुरंत बाद समय एक दुश्मन जैसा लगता है, जो हमारे प्यार करने वाले व्यक्ति के बिना एक अंतहीन और सुनसान फ्यूचर में फैला हुआ है। हर सुबह एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि उनके बिना एक और दिन शुरू हो गया है। हालांकि जैसा कि पहले लगता है, समय शायद हीलिंग की स्लो और डिफिकल्ट प्रोसेस में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। हीलिंग एक सीधी लाइन में नहीं होती, यह एक मेसी, अनइवन प्रोसेस है, जिसमें कई स्टेप्स आगे और कई स्टेप्स पीछे होते हैं। अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसे पल जब सूरज थोड़ा ब्राइट लगेगा और आपकी चेस्ट पर वजन थोड़ा हल्का महसूस होगा। आप शायद किसी जोक पर हंसेंगे या हफ्तों में पहली बार किसी मील का मजा लेंगे और उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देगी।
लेकिन फिर एक बुरा दिन आएगा, एक गाना, एक खुशबू या एक रैंडम मेमोरी आपको उदासी की गहराई में वापस भेज सकती है, जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। यह नॉर्मल है, यह जर्नी का हिस्सा है। समय जो काम करता है वह सटल और स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि समय जादू से दर्द मिटा देता है, बल्कि यह धीरे से उसके तीखे किनारों को नरम कर देता है। हर गुजरते हफ्ते और महीने के साथ जो यादें कभी बहुत दर्द देती थीं, वे अपनी कुछ पावर खोने लगती हैं। खोए हुए पार्टनर के बारे में लगातार ऑब्सेसिव थॉट्स शांत होने लगते हैं, उनकी जगह शांति के लंबे पीरियड्स ले लेते हैं। समय दूरी बनाता है और यह दूरी एक नए पर्सपेक्टिव को उभरने देती है। आप रिलेशनशिप को और क्लियरली देखने लगते हैं, उसके अच्छे और बुरे दोनों पार्ट्स के साथ, बजाय उस आइडियलाइज्ड वर्जन के जिसे आपने शुरुआत में पकड़ रखा था। ये ग्रेजुअल प्रोसेस सेल्फ के स्लो रीबिल्डिंग की परमिशन देती है। जैसे ही इंटेंस ग्रीफ कम होने लगता है, आप उस व्यक्ति को फिर से खोजना शुरू कर देते हैं जो आप रिलेशनशिप से पहले थे। आप कोई पुराना हॉबी फिर से शुरू कर सकते हैं, उन दोस्तों से फिर से जुड़ सकते हैं जिनसे कांटेक्ट टूट गया था, या बस अकेले समय बिताने में फिर से खुशी ढूंढ सकते हैं। यह उस व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं है जिसे आपने खो दिया है, बल्कि उनके बिना एक फुल और मीनिंगफुल लाइफ जीना सीखने के बारे में है। समय स्कार को मिटाता नहीं है, बल्कि यह उसे एक खुले वुंड से एक ऐसी लड़ाई के निशान में बदल देता है जिसे लड़ा गया और सर्वाइव्ड किया गया। ये आपकी स्टोरी का एक हिस्सा बन जाता है, आपकी रेजिलियंस और आपकी हील करने की कैपेसिटी का एक सबूत। टाइम वैसे तो हील करने के लिए बहुत जरूरी है, पर हार्ट ब्रेक के तूफानी समंदर को अकेले पार करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे लोगों का सपोर्ट एक एंकर की तरह काम कर सकता है, जो हमें ग्रीफ की लहरों में पूरी तरह बहने से बचाता है। ये सपोर्ट कई तरीकों से मिल सकता है, एक क्लोज फ्रेंड के पेशेंट ईयर से लेकर एक थेरेपिस्ट के प्रोफेशनल गाइडेंस तक। अपने दर्द को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो बिना जजमेंट के सुनता है, यह अपने आप में बहुत पावरफुल हो सकता है। ये हमारी भावनाओं को वैलिडेट करता है, हमें यह याद दिलाता है कि हम इतना लॉस्ट महसूस करके पागल नहीं हैं और हमारा दुख रियल और अंडरस्टैंडेबल है। एक अच्छा दोस्त इस दौरान एक लाइफलाइन होता है। वे ऐसे इंसान होते हैं जो आपके साथ तब भी चुपचाप बैठे रहेंगे जब आपके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे। वे आपको खाना ला कर देंगे जब आप खाना भूल गए होंगे, और वे आपको धीरे से बाहर टहलने जाने के लिए एनकरेज करेंगे, भले ही वह कुछ ही मिनटों के लिए क्यों ना हो। वे आसान सॉल्यूशन या घिसे पिटे क्लिशेज नहीं देते, इसके बजाय वे अपनी प्रेजेंस देते हैं, एक शांत और स्थिर फोर्स जो यह बताती है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। यह कंपेनियनशिप उस गहरे अकेलेपन से लड़ने में मदद करती है जो अक्सर टूटे हुए दिल के साथ आता है। एक ऐसी दुनिया में छोटे छोटे सेफ्टी के आइलैंड्स बनाती है जो हॉस्टाइल और एम्प्टी लगती है। कभी कभी दोस्तों और परिवार का सपोर्ट काफी नहीं होता। दर्द बहुत गहरा हो सकता है, सोचने के तरीके बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, या वर्थलेसनेस की भावनाएं बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती हैं। ऐसे मामलों में एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से प्रोफेशनल हेल्प लेना एक लाइफ चेंजिंग स्टेप हो सकता है। एक थेरेपिस्ट ग्रीफ की कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस प्रोवाइड करता है। वे ऑब्सेसिव थॉट्स को मैनेज करने, सेल्फ एस्टीम को फिर से बनाने के लिए टूल्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस रिलेशनशिप की डायनामिक्स को समझने में मदद कर सकते हैं जो खत्म हो गया है। यह गाइडेंस कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर का एक करेजियस एक्ट है। कुछ सिचुएशंस में हार्ट ब्रेक के फिजिकल सिम्टम्स जैसे सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो सकती है। एक डॉक्टर यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या मेडिकेशन किसी के मूड को स्टेबलाइज करने और बॉडी की केमिस्ट्री को रिस्टोर करने के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह दर्द को सुन्न करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने के बारे में है जहां से हीलिंग का इमोशनल काम शुरू हो सके, चाहे फ्रेंडशिप, थेरेपी या मेडिकल सपोर्ट के जरिए हो। मदद के लिए हाथ बढ़ाना रिकवरी प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह इस बात को मानना है कि हम इंसान हैं और कभी कभी हमें लाइट की तरफ वापस रास्ता खोजने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। रोमांटिक निराशा से बाहर आने का सफर
लंबा और मुश्किल होता है, और बहुत टाइम तक ऐसा लग सकता है कि ये अंधेरा कभी हटेगा ही नहीं। खोए हुए प्यार की याद एक भूत की तरह लग सकती है जो आपका हमेशा पीछा करेगी, एक खुशी की लगातार याद दिलाएगी जो अब जा चुकी है। ये मानना आसान है कि आप फिर कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, या अगर आप करते भी हैं तो आपको कभी वैसी ही तीव्रता, वैसी ही परफेक्ट कनेक्शन की भावना महसूस नहीं होगी। फिर से चोट लगने का डर दिल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव दीवार बना सकता है, जिससे किसी नए को करीब आने देना मुश्किल हो जाता है। ये एक नेचुरल और समझने वाली डिफेंस मैकेनिज्म है। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता है और हीलिंग जारी रहती है, एक नया नजरिया सामने आने लगता है। आपको ये रियलाइज होने लगता है कि एक महान प्यार का एंड खुद प्यार का एंड नहीं है। गहराई से महसूस करने की क्षमता, दूसरे इंसान से कनेक्ट होने की और साथ में खुशी पाने की क्षमता गायब नहीं होती। ये कुछ टाइम के लिए सुप्त हो सकती है, रेस्ट कर रही और ठीक हो रही, लेकिन ये अभी भी वही है। दिल टूटने का एक्सपीरियंस जितना दर्दनाक होता है, उतना ही गहरा टीचर भी हो सकता है। ये हमें अपनी रेजिलेंस, अपनी जरूरतों और एक रिलेशनशिप से हमें असल में क्या चाहिए इसके बारे में सिखाता है। हम अपने दिल के साथ ज्यादा केयरफुल रहना सीखते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से बंद नहीं करते। एक दिन आप जागेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपके दिन का पहला ख्याल उनके बारे में नहीं था। आप एक ऐसा गाना सुनेंगे जो आपने कभी शेयर किया था, और तेज दर्द की बजाय एक हल्की नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। आप एक ऐसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देखने लगेंगे जो आपके प्लान किए गए फ्यूचर से अलग है, लेकिन जो उतना ही सुंदर और फुल फीलिंग हो सकता है। ये नई सुबह है। ये कोई लाउड अनाउंसमेंट के साथ नहीं आती, बल्कि आपकी दुनिया में धीरे धीरे रोशनी लौटने के साथ आती है। आपको छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी मिलने लगती है। कॉफी का स्वाद, एक दोस्त के साथ बातचीत, सनसेट की ब्यूटी। फ्यूचर की खुशी का वादा ये नहीं है कि आपको ऐसा प्यार मिलेगा जो पास्ट को मिटा देगा। निशान रहेंगे, लेकिन वे आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी जर्नी और आपकी स्ट्रेंथ का सिंबल। उम्मीद ये है कि आप अपने दिल को फिर से खोल सकते हैं, शायद इस बार थोड़ी और समझदारी से। आप समझेंगे कि कोई एक इंसान आपकी सब कुछ नहीं हो सकता, और सच्ची खुशी सबसे पहले आपके अंदर ही बननी चाहिए। एक लव स्टोरी का एंड, चाहे वो कितनी भी एपिक क्यों ना हो, कभी भी आपकी स्टोरी का एंड नहीं होता। ये बस एक चैप्टर का एंड है, और आपके पास पेज पलटने और एक नया चैप्टर लिखने की पावर है।